एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री की क्वेश्चन बैंक के चैप्टर नंबर 14 विभाजन को समझना। ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अंदर हमने सारे जो भी आपको स्क्रीन पर 1 मार्कर क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं उनका हमने सॉल्यूशन किया था। साथ ही आपको भाग 2 में जो 3 अंकीय प्रश्न थे, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक के, इनका हमने सॉल्यूशन उस वीडियो में देखा था। अब जो आगे के क्वेश्चन हमारे बच गए थे करीबन 10 क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न नंबर 11 से प्रश्न नंबर 20 तक, यह भी 3 अंकीय प्रश्न ही है, तो इनका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो एक एक कर इनके प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट प्रश्न है, भारत विभाजन के दौरान जिंदा बचे लोग विभाजन को किन शब्दों में व्यक्त करते हैं। यानी कि विभाजन के दौरान जो लोग जिंदा बच गए थे वो विभाजन के टाइम पे क्या क्या हुआ वो हमें कैसे बताते हैं। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिन लोगों ने बंटवारे का दर्द सहन किया उनमें से ज़्यादातर लोग आज जिंदा नहीं हैं। हालांकि जो कुछ लोग बचे हैं उनमें चांद जेटली भी शामिल है, जिन्होंने विभाजन के दर्द को व्यक्त किया है। आज भी जब वह बंटवारे की समय की त्रासदी, मार काट, मजबूरियों को याद करती है तो आँख से आंसू झलक आते हैं। उन्होंने कहा, मैं उस वक्त मात्र 5 साल की थी, फिर भी मुझे सब अच्छी तरह याद है। हजारों लोग सिर्फ चलते जा रहे थे, लाखों लोग केवल चल रहे थे। अजीब दृश्य था, ट्रेनों की छतों पर लोग बैठे हुए थे। उन्होंने आगे कहा, जब हमारे रिश्तेदार आपस में मिले तो भी यही बात कर रहे थे कि किस तरह के दिन आ गए। लोगों के मारे जाने की कहानी मेरे हृदय में छप गई थी। हम अपने माँ बाप के साथ महीनों तक कैंप में रहे। कई लोगों को कालरा हो गया। जब हम भारत पहुँच गए तब भी वह दर्द भुला नहीं जा रहा था। हमें लग रहा था कि हम बिना किसी लक्ष्य के चल रहे हैं। किसी के पास यह भी बताने का समय नहीं था कि आखिर यह क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना दुनिया में एक बार ही हुई है और यहाँ प्रार्थना करती हूँ कि इस तरह की घटना फिर कभी न हो। इसी प्रकार के अन्य जिंदा बचे लोगों ने भी विभाजन की भयावहता को बताते हुए जिक्र सिहर गए या जिक्र किया। ओके, तो ये इसका आंसर है, जिसमें हमें पता चल रहा है कि हाँ, विभाजन जो था वो बहुत दर्दनाक था और यहाँ हमें जिंदा बचे जो लोग हैं उन्होंने क्या बताया वो बताना था। तो यहाँ जिंदा बची एक महिला है, चांद जेटली, उन्होंने पूरी कहानी बताई है, तो वो हमें यहाँ आंसर में लिखनी है। तो ये इसका आंसर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारे सामने, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने किस तरह भारतीय राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया, 2 उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। यानी कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में ऐसी कौन सी घटना हो रही थी जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, निम्न अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भारतीय राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया। सबसे पहले तुर्की का विभाजन। उस टाइम पे देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की जर्मनी तथा इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ा था। यानी कि जो तुर्की था वो जर्मनी और साथ में इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ा हुआ था। पर भारतीय जो मुसलमान थे वो इंग्लैंड की ओर से लड़ रहे थे और उनका संबंध किनसे था? तुर्कों से था। क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो लॉर्ड जॉर्ज थे उन्होंने वचन दिया था कि हम तुर्कों को एशिया माइनर तथा थेस के प्रांतों से अलग नहीं करेंगे। किंतु युद्ध के उपरांत संधि की शर्तों के फलस्वरूप तुर्की को अपने प्रदेशों से वंचित होना पड़ा। थेस को यूनान और एशिया माइनर के प्रांतों को इंग्लैंड और फ्रांस ने आपस में क्या कर दिया? बांट दिया गया। ये बात तुर्की के सुल्तान की स्थिति एक कैदी के जैसी रह गई। अब ऐसी स्थिति में तुर्की के जो सुल्तान थे वो एक कैद के जैसे हो गए। भारतीय मुसलमान इससे बहुत अप्रसन्न हुए। ओके, उनको ये बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी कि तुर्क के जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनके साथ गलत हो रहा है। अंग्रेजों ने अपने दिए हुए वचन को तोड़कर उनके खिलाफ उनके ही देश में उन्हें पददलित किया था। तो इसके कारण क्या हुआ? भारत में राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला। दूसरी घटना है समकालीन यूरोपीय आंदोलनों का प्रभाव। उस टाइम पे बहुत सारे यूरोपीय आंदोलन चल रहे थे। साम्राज्य की स्थापना के कारण भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? भारतीयों का जगत के साथ
जगत के साथ घनिष्ठ संपर्क स्थापित हुआ। इंग्लैंड में हुए आंदोलनों के साथ ही इटली, जर्मनी, रोमानिया और सर्बिया के संग्राम आदि आंदोलनों ने भारतीयों को अपने अधिकार संघर्ष के लिए प्रेरणा दी। यानी कि उस टाइम पर बहुत सारे देश, चाहे इटली हो, जर्मनी हो, रोमानिया हो, सर्बिया हो, वहाँ पर आंदोलन चल रहे थे। तो इस चीज़ को देखते हुए जो भारत के लोग थे वो भी जुड़ गए थे एक तरीके से, क्योंकि भारत में क्या हो गया था, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो गया था। तो भारतीय जो थे वो भी दूसरे देशों में क्या चल रहा है उसके बारे में उन्हें जानकारी मिलने लग गई थी। तो इस प्रकार जो भारतीय थे उनको आंदोलन की जानकारी मिली और वो उनमें भी राष्ट्रवाद की जो भावना है उसका प्रोत्साहन हुआ। तो ये पूरा इसका आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 3। भारत विभाजन के बाद सांप्रदायिक दंगे क्यों बढ़े? यानी कि जब भारत का विभाजन हुआ तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर, सिख ईसाई के नाम पर बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए। तो ये दंगे क्यों भड़के? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, विभाजन से दोनों समुदायों में दुश्मनी बढ़ गई। इस तरह की सांप्रदायिक दुश्मनी को देखते हुए गांधी जी और जिन्ना दोनों ने लॉर्ड माउंटबेटन से एक संयुक्त अपील जारी की कि विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में 12 मिलियन से 15 मिलियन लोग विस्थापित हुए। विभाजन के विनाशकारी दंगों का कारण बना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दोनों जो संप्रदाय थे, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, उनमें दुश्मनी बढ़ गई। 12 मिलियन से लेकर 15 मिलियन तक के लोग इधर से उधर आ रहे थे, जिसकी वजह से जो ये सांप्रदायिक दंगे थे ये हुए। माउंटबेटन योजना की घोषणा और राजनीतिक नेताओं द्वारा इसकी स्वीकृति ने अस्थायी रूप से सांप्रदायिक शत्रुता को समाप्त करने का प्रयास किया। लेकिन पंजाब क्षेत्र में मुस्लिम लीग ने घोषणा की कि वह प्रांत के विभाजन में किसी भी प्रकार का बदलाव का विरोध करेगी। इसने फिर से भारत के विभाजन के प्रभाव सहित एक खतरनाक स्थिति पैदा कर दी। यानी कि फिर मुस्लिम लीग ने कहा कि हम पंजाब में कोई भी बदलाव नहीं करने देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप वापस दंगे भड़कने लगे। गांधी जी और कांग्रेस नेताओं ने पाकिस्तान क्षेत्रों में हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों से उन क्षेत्रों की स्थिति का बहादुरी से सामना करने और अपने अपने घरों में रहने की अपील की। लेकिन 17 अगस्त को रेड क्लिफ पुरस्कार तेल की घोषणा के बाद पश्चिम पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से हिंदुओं और सिखों को बाहर निकालने के लिए एक अभियान शुरू किया। इसके अलावा लाहौर, शेखपुरा, सियालकोट, गुजरानवाला जिलों में गंभीर अशांति विभाजन के बाद विकसित हुई। नरसंहार के बाद अमृतसर में एक हिंसक मुस्लिम विरोधी प्रतिक्रिया भी हुई और इस तरीके से उस टाइम पर सांप्रदायिक दंगे भड़कने लगे। तो ये उस टाइम की स्थिति थी और ये कुछ कारण। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 14। कुछ लोगों का विचार है कि भारत का विभाजन अचानक हुआ। इस कथन को सिद्ध कीजिए। यानी कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो भारत का विभाजन है वो बिल्कुल अचानक हो गया। तो इसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को जल्दी से देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कुछ विद्वानों के विचार अनुसार देश का विभाजन बहुत अचानक हुआ। इस संदर्भ में हमें यह याद रखना चाहिए कि भारत के विभाजन के मूल में प्रारंभ से ही ब्रिटिश कूटनीति कार्य कर रही थी। ब्रिटिश प्रशासकों प्रारंभ से ही फूट डालो और राज्य करो की कूटनीति का अनुसरण किया। ब्रिटिश प्रशासक राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए सदैव से मुसलमानों, सांप्रदायिक भावनाओं और अलगाव की भावनाओं को प्रोत्साहित करते रहे। लेकिन जब 1942 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया तो इस आंदोलन की व्यापकता को देख अंग्रेज प्रशासकों को यह महसूस हो गया कि वह ज़्यादा दिनों तक भारत में टिक नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में कूटनीति के कुशल खिलाड़ी अंग्रेज प्रशासक तक भारत को एक शक्तिशाली देश के रूप में नहीं अपितु दुर्बल और विखंडित देश के रूप में भारत को छोड़ने की योजना की ओर अग्रसर हुए। अपनी इस कूटनीति के चलते वे अचानक भारत विभाजन के लिए तत्पर हो गए। कहने का मतलब ये है कि जो लोग कहते हैं कि अचानक भारत विभाजन हुआ, हाँ ये बात सही है, अचानक हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने एकदम से भारत छोड़ने की बात कही, लेकिन इसके पीछे बहुत लंबा अर्जा भी चल रहा था। अंग्रेजों की कूटनीति इसके पीछे चल रही है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी में अपने लाहौर अधिवेशन में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसमें उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में केवल सीमित स्वायत्तता की मांग की गई थी। ओके,
सीमित स्वायत्ता यानी कुछ इलाकों में ही आज़ादी की मांग की गई थी। मुस्लिम लीग के इस अस्पष्ट प्रस्ताव में विभाजन अथवा पाकिस्तान का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था। इस प्रस्ताव के केवल 7 वर्ष के भीतर ही ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा अचानक भीतरी विभाजन का निर्णय लिया गया। यह उनकी कूटनीति का ही परिणाम था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ, विभाजन अचानक ज़रूर हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ब्रिटिशों की कूटनीति लंबे अरसे से चल रही थी। तो ये यहाँ से यहाँ तक आंसर रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 15। लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना को लागू करने में क्या भूमिका निभाई? यानी कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उनका विभाजन में क्या इम्पोर्टेंट रोल था, उसको समझना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव। लॉर्ड माउंटबेटन का व्यक्तित्व जो था वो आकर्षक था, यानी कि वो सबको अपनी ओर आकर्षित कर सकते थे और प्रभावशाली थे। भारतीय नेताओं पर भी उनका बहुत अधिक प्रभाव था। उन्होंने नेहरू, पटेल तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को विभाजन के लिए तैयार कर लिया था। फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक लिखते हैं कि अंततः माउंटबेटन ने अनुभव कर लिया था कि उन्हें जिन्ना को पाकिस्तान देना ही पड़ेगा, इसलिए अब एक ही काम बचा था, नेहरू और पटेल को इसके लिए तैयार करना। गांधी ने माउंटबेटन से कहा कि भारत का बंटवारा मत कीजिए। माउंटबेटन ने उन्हें आश्वासन दिया कि विभाजन को लाचारों की अवस्था में अंतिम उपाय के तौर पर ही अपनाया जाएगा। वस्तुतः लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस और लीग दोनों को विभाजन के लिए तैयार कर लिया और माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ, जिससे 2 अधिराज्यों यानी कि दो बड़े बड़े राष्ट्रों की स्थापना हुई। एक था भारत और एक था पाकिस्तान। तो इस तरीके से माउंटबेटन ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया भारत के विभाजन में। ओके, और सभी को मनाने में कि भारत का विभाजन करना पड़ जाएगा हमें। ओके, तो ये इसका आंसर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 16। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों की दरार अभी तक नहीं भर पाई, क्यों? आज भी भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो ख़राब हैं। तो क्या रीज़न है इसके पीछे? चलिए इसके क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड, इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों की दरार नहीं भर पाने के निम्नलिखित कारण हैं। सबसे पहला कारण भारत पाकिस्तान का कश्मीर मुद्दा। कश्मीर मुद्दा विभाजन से ही पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर रहा है और सदैव इसके लिए संघर्ष चलते आ रहे हैं, जिसके कारण इनके रिश्तों में दरार बनी हुई है। तो पहला कारण है भारत पाकिस्तान का कश्मीर मुद्दा। उसके बाद भारत पाकिस्तान सीमा विवाद। भारत और पाक के इलाकों से सीमा को लेकर विवाद उठते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों के रिश्ते मधुर नहीं बन पा रहे हैं। उसके बाद थर्ड है भारत पाकिस्तान का सिंधु नदी के जल बंटवारे का विवाद। सिंधु नदी जल बंटवारा भी भारत पाकिस्तान के रिश्ते में दरार का कार्य करता है। हाँ, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता किया गया है। उसके बाद चौथा है पाकिस्तान की आतंकवादियों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंध। भारत पाकिस्तान के रिश्तों की करवाहट का सबसे प्रमुख कारण तो आतंकवाद ही है। पाकिस्तान अप्रत्यक्ष रूप से सदैव आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है। आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों का प्रशिक्षण भी वह आतंकवादियों को देता है, जिससे सदैव भारत के साथ रिश्तों में गर्माहट बनी रहती है। तो ये 4 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उनमें दरार बनी हुई है। तो एक एक कर इनका स्क्रीनशॉट, सबसे पहले इन 3 कारणों का, उसके बाद इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 17। भारत विभाजन और जर्मन होलोकॉस्ट में क्या अंतर है? यानी कि जो भारत का विभाजन हुआ और जर्मन में जो होलोकॉस्ट है उसमें क्या डिफरेंस है? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत विभाजन और होलोकॉस्ट में अंतर। भारत विभाजन का जो मुख्य कारण था वो था हिंदू बहुसंख्यक
और आज़ादी के बाद यहाँ बहुसंख्यक लोग ही सरकार बनाएंगे। तब मोहम्मद अली जिन्ना को यह ख्याल आया कि बहुसंख्यक के राज्य में रहने वाले अल्पसंख्यक के साथ नाइंसाफ़ी या उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है, तो उन्होंने अलग से मुस्लिम राष्ट्र की मांग शुरू की और भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वायत्तोपनिवेश उपनिवेश बना दिए जाएंगे, उन्हें ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। ओके, तो इस तरीके से भारत का विभाजन हुआ। लेकिन जो होलोकास्ट था वो भारत के विभाजन से बिल्कुल अलग था। जबकि होलोकास्ट जो था उसमें समूचे यहूदी लोगों को जड़ से ख़त्म करने के लिए सोचा समझा और योजनाबद्ध प्रयास था। यहूदियों को जड़ से मिटाने के अपने मकसद को हिटलर ने इतने प्रभावी ढंग से अंजाम दिया कि दुनिया को 1/3 यहूदी आबादी खत्म हो गई और यह नरसंहार संख्या, प्रबंधन और क्रियान्वयन के लिहाज से विलक्षण था। इसके तहत एक समुदाय के लोग जहाँ भी मिले वे मारे जाने लगे, सिर्फ इसलिए कि वे यहूदी पैदा हुए थे। इन कारणों के चलते ही इसे अपनी तरह का नाम दिया गया, यानी कि होलोकास्ट। ओके, तो इस तरीके से ये जो है होलोकास्ट वो भारत के विभाजन से बिल्कुल भिन्न है। ओके, तो ये इसका आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 18, शिमला सम्मेलन क्यों असफल रहा? जो शिमला सम्मेलन हुआ था वो असफल रहा, उसके क्या रीज़न है? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तत्कालीन भारतीय वायसराय वेवेल ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें दो मुख्य बातें थी। सबसे पहली बात थी कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसको पुनर्गठित किया जाएगा। इस परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या स्वर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। वेवेल प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 22 जून 1945 को शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें कुल 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसे ही क्या कहा जाता है? शिमला सम्मेलन कहा जाता है। अब इसकी असफलता का कारण देखते हैं। तो देखो, असफलता के कारण, सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने यह शर्त रखी थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन करने का अधिकार उसका होगा, यानी कि मुस्लिम लीग करेगी क्योंकि वह मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था है। कांग्रेस को यह स्वीकार नहीं था। उसका दावा था कि वह सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। लीग की इसी अड़ियल रुख के कारण सम्मेलन असफल हो गया। इसकी घोषणा वेवेल ने 14 जुलाई 1945 को की थी। तो ये पूरा आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 19 है, भारत विभाजन को समझने में मौखिक इतिहास की खूबियों और कमजोरियों की व्याख्या कीजिए। यानी कि भारत के विभाजन को हम जब समझते हैं तो हमें जो भी मौखिक इतिहास मिले हैं वो किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है और किस तरीके से कुछ उसकी कमजोरी है वो हमें बतानी है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मौखिक इतिहास के लाभ या खूबियाँ। सबसे पहले खूबियों को देखेंगे। फर्स्ट है, मौखिक इतिहास से हमें विभाजन संबंधित अनुभव एवं स्मृतियों को और अधिक सूक्ष्मता के साथ समझने का अवसर प्रदान करती है। उसके बाद इस इतिहास के द्वारा उन भावनात्मक समस्या एवं कष्टों का जिनसे जन सामान्य को विभाजन के दौर से गुजरना पड़ा उसका सजीव वर्णन मिलता है। तीसरा विभाजन के दौरान जन सामान्य को किन हालातों से गुजरना पड़ा, उसके संबंध में क्या अनुभव रहे, इसका पता लगाने का सबसे सर्वोत्तम स्रोत मौखिक इतिहास ही है। तो ये हो गई मौखिक इतिहास के लाभ। अब बात करेंगे मौखिक इतिहास की कमजोरियाँ यानी कि हानियाँ। देखो, अनेक इतिहासकारों के विचार अनुसार मौखिक जानकारियाँ हमेशा सटीक और पूर्णता सत्य नहीं होती है। व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर किसी सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचना भी क्या है, आसान नहीं होता है। साथ ही मौखिक इतिहास में वास्तविक अनुभवों के साथ निर्मित स्मृतियाँ भी जुड़ जाती है। प्राय कुछ समय बाद किसी घटना के विषय में काफ़ी कुछ भूल भी जाते हैं। इसलिए मौखिक इतिहास की कुछ खामियाँ हैं, कुछ कमजोरियाँ हैं। तो ये पूरा आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ तक। सबसे पहले आप खूबियों का, उसके बाद कमजोरियों का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 20। भारत विभाजन के काल में आम लोगों के दर्दनाक अनुभवों को लिखिए। यानी कि जब भारत का विभाजन हुआ तो लोगों ने किस तरीके से दर्दनाक अनुभव झेले, उन अनुभवों को जब वो बताते हैं तो उन्हें हमें लिखना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ माना गया है। इतिहास में जो भारत विभाजन था उसे एक ऐतिहासिक मोड़ माना जाता है। निसंदेह यह जो विभाजन था वो स्वयं में क्या था, अतुलनीय था, क्योंकि इससे पूर्व किसी अन्य विभाजन में न तो सांप्रदायिक हिंसा का इतना बड़ा तांडव नृत्य हुआ और न ही इतनी विशाल संख्या में निर्दोष लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा। भारत पाकिस्तान का विभाजन दो अलग अलग धाराओं में बहने लगा था। इस बंटवारे में पहली बार देशों के लोगों की अदला बदली हुई थी। भारत कई मुसलमान पाकिस्तान चले गए और वहाँ के कई हिंदू सिख भारत आ गए। इतिहासकारों के अनुसार विभाजन के परिणाम स्वरूप 1 करोड़ से भी अधिक लोग अपने अपने जन्मभूमि से उजड़कर अन्य स्थानों पर जाने के लिए विवश हो गए। पलक झपकते ही उनकी संपत्ति, घर, दुकानें, जमीनें, रोजी रोटी के साधन सब उनके एक स्थान से दूसरे स्थान छोड़कर जाना पड़ा। महीनों तक शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा, मानो लोग अपने ही देश में पराये से हो गए थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विभाजन के परिणाम स्वरूप जो स्मृतियाँ, घृणाएं, छवियाँ अस्तित्व में आई वह आम लोगों के लिए अत्यंत ही दर्दनाक थी। तो ये इसका आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारे ये सारे जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए और हमारा जो चैप्टर नंबर 14 था वो भी कंप्लीट हो गया। तो अब हमारे पास बस लास्ट चैप्टर बचा है, उसके बाद हमारी पूरी की पूरी क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो जाएगी। हमारा लास्ट चैप्टर है भारतीय संविधान का निर्माण, जिसका वीडियो बहुत जल्द मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। साथ में जो मानचित्र है उसे भी बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।